हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड अप। आप सभी का ग्रेड अप पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एक स्पेशल सेशन हमने लगाया हुआ है जिसमें हमारा जो टाइप ऑफ टैक्सेस का जो हम लोगों ने सेशन किया था लास्ट थर्सडे को, उसमें कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जो इस सेशन का हमारा पीडीएफ है, यानी कि नोट्स है, और हमारा जो क्विज है वो आपके पास पहले ही ऑलरेडी पहुंच चुका है। बस हम ये सेशन का जो पार्ट उस दिन रिमेनिंग था उसको हम बस कवर करेंगे। तो नोट्स के लिए और क्विज के लिए हमारा जो पुराना सेशन है उसी को आप रेफर कीजिएगा, ठीक है। इस सेशन में आपको नोट्स और क्विज वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक, ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं वो, ठीक है। थर्सडे का जो सेशन है हमारा 15 जुलाई वाला, उसमें आपको मिल चुके हैं। श्वेता, सुधा, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बस 1 मिनट इंतजार करते हैं सभी के जुड़ने का, फिर सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आशीष, कंचन, गुड इवनिंग। अभिषेक, हेमराज, सभी का स्वागत है। राहुल, हाय। सुमन, गुड इवनिंग। श्रेया, गुड इवनिंग। नाहिद, श्रेया, पूजा, अरुण, विकास, लक्ष्मी, शालिनी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभिषेक, नमस्ते। गुड इवनिंग आशीष, राहुल, श्वेता, माधवी, महेंद्र, आशीष। सुबह वाला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, कौन सा सुबह वाला क्वेश्चन है आशीष भाई? नीरू, गुड इवनिंग। महेंद्र, रूपा, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, हमने पिछली सेशन में अपने टाइप ऑफ टैक्सेस में हमारा एक टॉपिक रह गया था लैफर कर्व का। तो आज के सेशन में हम लोग लैफर कर्व के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। छोटा सेशन होगा हमारा, तो ये टॉपिक खत्म करके इसको एंड कर देंगे। उमा शंकर, निदा, अमित, मोहसिन, सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सुमन, शिप्रा, अजहर, गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट सेशन में ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ ली थी। टैक्सेस के प्रकार, कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बारे में जाना था उदाहरण के साथ। इसके अलावा स्पेसिफिक टैक्स और एड वैल्यूम टैक्सेस के बारे में भी पढ़ा था। सेस और सरचार्ज भी जान लिया था। कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब हम लोगों ने लास्ट के सेशन में कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेन जो हमारा टॉपिक रह गया था, वो हमारा रह गया था लैफर्स कर्व के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सुमन, सौरभ, विकास, मनीष, प्रीति, जितेंद्र, सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आपने बजट भी थोड़ा बहुत जानते हैं और हमारे टैक्सेस के बारे में भी जानते हैं। तो आपको पता है कि हमारी सरकार के लिए रेवेन्यू यानी कि जो राजस्व होता है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है किसी भी देश की सरकार के लिए। अभिवादन बिल्कुल स्वीकार है विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है। मनोरमा, नरगिस। लेकिन सरकार को हमारा हमेशा क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो सरकार को अगर ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स में क्या करना चाहिए। अगर आप सरकार हैं और आपको पता है कि आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है ताकि आप देश के कल्याण के लिए और ज्यादा काम कर सके, है ना। जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हमको अगर ज्यादा पैसा चाहिए, अगर हमारी जो सपने हैं बहुत बड़े हैं, हम चाहते हैं मुंबई में बंगला खरीद ले मरीन ड्राइव पर, तो हम क्या करेंगे, दिन रात और मेहनत करेंगे, है ना, ताकि हमारी इनकम बढ़े। तो ऐसी सरकार को भी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो लैफर कर्व होता है ये इसी रिलेशनशिप को दर्शाता है कि सरकार किस हद तक इस टैक्सेस को बढ़ाए कि उसका रेवेन्यू जो है सबसे मैक्सिमम आए। यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिन रात एक कर दो और करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लो, तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि आप क्या हो पाओगे, इससे ज्यादा पैसा अचीव नहीं कर पाओगे। यस और नो? हर व्यक्ति की या हर चीज की क्या होती है, एक ऑप्टिमम चीज होती है ना। अभी स्टार्ट नहीं किया बेटा विकास, पहले की बात ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि बेटा आप जो है दौड़ जाओ या कमाने लग जाओ पैसा, तो आपकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी कि आप इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। तो ऐसे ही हमारी सरकार भी करों को क्या कर सकती है, एक सर्टेन लिमिट तक ही इजाफा कर सकती है उसमें, है ना, कि जिस पर क्या होगा, उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकार इससे ज्यादा इस कर को बढ़ा देगी
तो उसकी राजस्व में क्या आना शुरू हो जाएगी, गिरावट आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो रेट होता है, यानी कि ये जो दर होती है, ये जो ऑप्टिमम या क्रिटिकल पॉइंट होता है, जिसको सरकार क्या करती है, मैक्सिमम एक्सटेंड करती है, यानी कि उतना कर लगाती है जितना कि उसका राजस्व सबसे मैक्सिमम आए। समझ में आया सभी को? मानसी, सौम्या, निशिकांत, गुड इवनिंग। सभी को समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा जिसको इसके पीछे की चीज ना समझ में आई हो? अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो लेफर कर्व इज अ थियोरिटिकल डेवलपमेंट बाय द सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट ऑर्थर लेफर। तो ऑर्थर लेमर जो लेफर है, एक हमारे क्या है, एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ये एक रिश्ता या फिर एक रिलेशनशिप को निकाला, किसके बीच में, हमारा टैक्स रेट के बीच में, यानी कि हमारी कर की दरों में और सरकार के पास कितना अमाउंट हमारा टैक्सेस का कलेक्ट होता है, यानी कि सरकार का राजस्व और टैक्स रेट की। और इस कर्व को बनाने के बाद इन्होंने एक चीज को निकाला, क्या निकाला, दैट टैक्स रेट इंक्रीजेड फ्रॉम द लो लेवल, टैक्स कलेक्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट एज द टैक्स रेट इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, टैक्स कलेक्शन स्टार्ट फॉलिंग। यानी कि हम जब शुरू में अपने टैक्सेस को यानी कि करों को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो सरकार का मुनाफा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट या एक स्थिति ऐसी आती है कि जिसमें अगर हम और ज्यादा करों को बढ़ाएंगे तो सरकार का राजस्व गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये दर्शाता है लेफर कर्व। तो आप देख सकते हैं ये जो कर्व है, यहाँ पर हमारा क्या है, टैक्स रेट यानी कि करों की दर, और यहाँ पर क्या है, सरकार का राजस्व। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग शून्य से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्स रेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारी सरकार का राजस्व बढ़ता चला जा रहा है। और एक पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट जो होगा, ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सरकार को सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी, और ये पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। और इसके बाद क्या होगा, सरकार चाहे तो करों की दरों को बढ़ा दे, लेकिन उसका राजस्व गिरना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो पूरा सिद्धांत या कहानी है, ये हमारी क्या है, ऑर्थर लेफर जी के द्वारा गढ़ी गई थी, और इसी को हम लोग लेफर कर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या डाउट है? गुड इवनिंग एवरीवन। विजय, कैलाश, विजया, प्रिया, शिशुलता, क्या डाउट है? मिनाली बताइए, डाउट अब पूछते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, अब डाउट ही डिस्कशन करेंगे, है ना? बताइए कहां पे डाउट है, क्या डाउट है? सबसे मन में बच्चों के सवाल तो ये उठ रहा होगा, सर जब हम टैक्सेस का दर बढ़ा रहे हैं तो राजस्व भी बढ़ना चाहिए, यस और नो? ऐसा तो स्वाभाविक है ना, सभी के मन में तो ये सवाल आ रहा होगा ना कि सर यहां तो हम देखें टैक्स की जब दर बढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर तो रेट तो बढ़ना चाहिए, यस और नो? पीक के बाद गिरेगा। तो ये देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं प्रकाश भाई को, मान लेते हैं प्रकाश भाई हमारे क्लास में बैठे शांति से पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं प्रकाश भाई की तनख्वाह क्या है, 1 लाख रुपए महीना है, ठीक? सरकार ने क्या कहा, प्रकाश भाई से कहा कि तुम जो है 10% का टैक्स दे दो। तो प्रकाश भाई अगर सरकार को 10% टैक्स देंगे, है ना? धन्यवाद विकास भाई, धन्यवाद। ठीक है, तो सरकार का रेवेन्यू कितना होगा, सरकार का राजस्व कितना आएगा, 10,000 रुपए। वेरी गुड। अब सरकार ने इस टैक्स की दरों को 15% कर दिया, तो क्या हो गया, 15,000 रुपए। तो ऐसे जैसे जैसे सरकार क्या करेगी, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% बढ़ाती चली जाएगी, तो सरकार का राजस्व बढ़ता जाएगा। लेकिन कोई पॉइंट एक ऐसा होगा जहां पर सरकार को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, टैक्स की दर गिरने लग जाएगी। इसके हमारे कई सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि अगर देखिए हमारा टैक्स रेट एक नॉमिनल होता है, यानी कि अगर मैं आपसे एक अनौचिक शुल्क ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आपसे फीस जो हूं पढ़ने की 6,000 रुपए लूंगा, तो आप कहोगे कि हाँ सर ठीक है, अफोर्डेबल है, आप 6,000 रुपए है तो मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके पढ़ लूंगा। मैं कहूंगा मैं 10,000 ले रहा हूं, तो आपको अगर और ज्यादा जरूरी है तो आप क्या करोगे, 10,000 रुपए का 10,000 रुपए लेकर के जुड़ जाओगे, है कि नहीं? लेकिन क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 25,000 रुपए दे दो या 30,000 रुपए दे दो, तो आप क्या कहोगे कि सर जो है फर्जी में इतना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इससे अच्छा हम स्वयं पढ़ लेंगे।
तो ऐसे ही सरकार के साथ भी होता है, अगर सरकार जो है करों को मैक्सिमम रखती है या बढ़ाती चली जाती है तो करों की चोरी स्टार्ट होने लगती है। तभी आप देखिए हमारी सरकार क्या करती है, हमेशा क्या करती है, टैक्सेस की दरों को नॉमिनल रखती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, कर के दायरे में आए। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट टैक्स हम घटाने की बात करते हैं, इनकम टैक्स घटाने की बात करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अपनी स्वेच्छा से आकर के क्या करें, इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरें, टैक्सेस दें, चोरी ना करें। क्लियर हुआ? क्या बता रहे हैं, एक लाइन में बता दें। एक लाइन में मधु ये कहने का मतलब है कि सरकार जो है टैक्स की दरों को क्या करती है, नॉमिनल रखती है, क्योंकि अगर ज्यादा टैक्स का रेट कम दर होगी तो सरकार का राजस्व कम होगा, और बहुत अधिक कर देंगे तो टैक्सों की चोरी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से क्या है, सरकार जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट पर रखती है टैक्स के रेट को, ताकि सरकार का राजस्व सबसे अधिक आए, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैफर कर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर? बफर हो रहा है, रिफ्रेश कर लो। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, मतलब एक बिल्कुल आपसे बिल्कुल जायज मैं मांग कर रहा हूं, जिस चीज की जायज मांग कर रहा हूं राहुल भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप अपने कुछ डिस्काउंट कर दिए, रेट को थोड़ा नॉमिनल लगाइए, तो आप क्या कहोगे कि सर आप थोड़ा जायज दाम मांगिए, हमारे अनुसार ये क्या है, दाम ज्यादा है। तो इसका नॉमिनल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, हमारा एक, इसको क्या कहते हैं, एक हमारा जो, हाँ क्या चीज, लॉरेंस, बेटा लॉरेंस का नहीं है, लॉरेंस कर्व नहीं बेटा, लेफर कर्व है बेटा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये तो बेटा सरकार निर्धारित करती है समय समय पे, ये तो एक थ्योरी है। ठीक है, ये तो सरकार के ऊपर होता है, वो निर्धारित करती है। आप देखिए हमारे वित्त मंत्री जब बजट लेके आते हैं, कभी टैक्सों को घटाती हैं, बढ़ाती हैं, तो वही ये कैलकुलेट करती है कि ऑप्टिमम प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, इस पे हमारे सभी प्रकार के कर आते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो। अब आप देखो ना, अगर हम पिज्जा वगैरह पे, अगर पिज्जा वगैरह पे हमारा जीएसटी 5% है, तभी तो लोग क्या करेंगे, बाहर होटलों में खाएंगे। अगर पिज्जा का दाम, हम पिज्जा पे 50% टैक्स रख दें, तो क्या कोई पिज्जा खाएगा 500 रुपए का? 500 रुपए के पिज्जा पे कितने लोग 250 रुपए देने के लिए इच्छुक होंगे? गुड इवनिंग सुप्रिया। यस और नो? आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप नॉमिनल रेट रखिए, तो ये क्या है, ये अफोर्डेबल सबके लिए नहीं है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यस और नो? तो यही हमारा क्या है, लैफर का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है कि हमारे टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिश्ता क्या होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर क्या होता है, हमारा पहले वो इंक्रीज करता है डायरेक्टली, फिर वो गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? हाँ, घर पे बना के खा लेंगे। हाँ, तो सरकार इसीलिए इसको करती है। पार्वती गुड इवनिंग। तो यही हमारा आज का एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो, जो चीज अभी पढ़ा दी हो उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, तो 10-15 मिनट हम लोग डाउट सेशन को अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर सेशन को एंड कर देंगे। बेटा पेट्रोल पे हमारे 2500 तरह के कर लगे होते हैं दोस्त विकास, है ना। सरकार का क्या होता है, सरकार पेट्रोलों पे 2500 प्रकार के टैक्स लगाती है, और आप, सरकार आपसे ज्यादा तेज है ना। क्योंकि विकास भाई सरकार को पता है कि आप क्या है, आप पानी के बिना रह लेंगे, कोल्ड ड्रिंक के बिना रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन शराब और गाड़ी के बिना आप नहीं रहेंगे। तभी आप देखिए पेट्रोल वो जीएसटी के दायरे में दोनों चीजें नहीं आएंगी। तभी आपने लॉकडाउन के बाद देखा नहीं देखा था कि लोग जो है अस्पतालों में इतनी लाइन नहीं लगाए थे, लेकिन आबकारियों की दुकान पे इतना ज्यादा लगाए थे। तो सरकार आपसे ज्यादा चालाक है, इसीलिए उसको जीएसटी में नहीं लाती है। वो जानती है कि जितना ज्यादा कर बढ़ाएंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुप्रिया। ठीक है, नहीं, पेट्रोल का रेट जो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हाथ में होता है। तभी आप देखिए ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता तो क्या भारत में पूरे राज्य, देशों, सारे राज्यों में एक ही दाम ना होता? आप कॉमन सेंस सोचा कीजिए, देखो जब भी इसके क्वेश्चंस आए, हाँ जिसको कोई डाउट ना हो वो जा सकता है। बस आज का एक छोटा सा टॉपिक था लेफर कर्व का, तो उसको हमने डिस्कस किया है। आप में से कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे, और आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो रुक के पूछ ले, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो पेट्रोल के दाम में हमारा सेंटर और स्टेट का अलग अलग भूमिका होती है। अगर केंद्र सरकार की होती तो पूरे भारत में एक ही रेट होता, है ना। हाँ, बहुत छोटी सी क्लास थी नवनीत भाई, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, एक टॉपिक के लिए क्लास लगाई थी बस ये वाली। ठीक है,
तो ये हमारा सेंटर और स्टेट का होता है। हाँ, वहां पर नहीं होगा। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपने जो भी संपत्ति अर्जित करी है उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है 10 लाख की खरीदी, अब आप उस पर क्या कर रहे हो, उसको 15 लाख में बेच रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 5 लाख रुपीस का कैपिटल गेन, यानी कि आपकी पूंजी में वृद्धि हो गई। तो इस 5 लाख रुपए पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है। हाँ, पेट्रोल तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है बेटा, मैंने कहा डायरेक्ट बोला है क्या पेट्रोल का? बेटा लॉरेंस कर्व पढ़ाएंगे जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाएंगे, और हमारा क्या पढ़ाएंगे, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, तब पढ़ाएंगे। अभी सिलेबस आने दीजिए मंजूषा, तब पढ़ाएंगे उसको। ठीक है बेटा, टैली एली के बारे में नहीं पता है कि जीएसटी में टैली में कैसे भरा जाता है, उसके लिए हमारे सीए साहब बैठे होते हैं। पेट्रोल का दाम कम होगा कि नहीं होगा ये तो हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोस्त बता पाएंगे। हाँ, आप टैली सिखा दीजिएगा अमित भाई। क्या क्वेश्चन है अभिषेक का? सर फॉरेक्स रिजर्व किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब हम फॉरेक्स डिपेंड पे क्यों डिपेंड रहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक का। अभिषेक भाई का कहना है कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार होता है किसी भी देश का, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर होता है, यही तो सवाल है ना अभिषेक भाई आपका। देखो, आपने अभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान का संतुलन, है ना, भुगतान का संतुलन पढ़ेंगे। तो भुगतान के संतुलन में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लियर करने के लिए। तो अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा होगा तो हमारे पास ज्यादा लेवरेज यानी कि ज्यादा छूट होती है क्या करने के लिए, हम बाहर से ऋण ले सकते हैं, उधार पे सामान ले सकते हैं, इंपोर्ट ज्यादा चीजों का कर सकते हैं। ठीक है, बस यही रीजन है बेटा। और कैसे सरकार का रेवेन्यू कम होगा चोरी के अलावा श्वेता? अगर कंप्लायंस नहीं होगा, अगर कंप्लायंस नहीं होगा तो कैसे मतलब हो पाएगा, है ना? किसी भी चीज की कमी कब होगी, जब उसमें हमारा क्या पारदर्शिता ना हो, है ना? जी, आज की क्लास में मैंने बस लेफर कर्व के बारे में बताया था, एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था जिसमें हमारा क्या रिलेशनशिप दर्शाता है कि टैक्स रेट और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में क्या रिश्ता है। तो शुरुआत में टैक्स रेट बढ़ाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, और एक क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद क्या होता है, यहां पर हमारा गिरना शुरू हो जाता है। क्या है सुबह वाला क्वेश्चन आशीष बताएं? ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि हम जो अनुदान दे रहे हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भूकंप पीड़ित नेपाल को भारत ने 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। तो ग्रांट इन एड उस प्रकार का अनुदान होता है जो कोई एक देश क्या करता है दूसरे देश को, या कोई एक राज्य केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं। सर शेयर में लगाए पैसे से टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है, हमारा कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो उसमें आपका जो मुनाफा होगा पैसे का, तो उस पर आपको पहले तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैंने आपको मनोरमा ऑलरेडी बताया कि गुजरात में पेट्रोल के दाम और वापी में पेट्रोल के दाम में अंतर क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह को लगाती है इस पे। तो हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लिक्कर हो गया, ये सब चीजें क्या है हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आती। इसलिए हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है तो सोलर क्यों लगा रहे हैं बेटा, वो रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहा है इसलिए। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ उन्होंने इसको भी अलग से किया है आशीष भाई, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया श्रेया कि अगर हम टैक्सेस की दरों को ज्यादा बढ़ाएंगे तो सरकार क्या करेगी, अगर आप पे अतिरिक्त कर लगाने लगेगी तो आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे मैं एग्जाम कोर्स की फीस 5,000 की जगह 25,000 लेने लग जाऊं, तो आप मेरे यहाँ आओगे कि नहीं पढ़ने? आप सोचोगे छोड़ो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, उतना दाम मैं क्यों दूं? तो ऐसे ही हमारी सरकार भी करों की दरों को जायज इसलिए रखती है कि ताकि अगर अधिक वसूलेंगे तो हमारी करों की चोरी भी बढ़ेगी। ठीक बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा डॉलर में इसलिए होता है क्योंकि क्या है, क्योंकि जो डॉलर है दुनिया में सबसे अधिक देशों में चलने वाली करेंसी है, तो कॉमन करेंसी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी इसलिए मानी जाती है। ठीक सर, मुझे समझ में आ जाता है लेकिन क्विज सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कौन सा क्वेश्चन है क्विज में आपको दिक्कत कर गया? क्विज का कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको दिक्कत कर गया हो बबीता, तो आप एक काम कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट और आपने सोचा क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त
वो मुझे लिख करके डाउट सेक्शन में भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको देख करके बता दूंगा आपका कि आपने क्या चीज सोची है क्या नहीं सोची है। ठीक है, क्या है सर, अगर कोई भी स्टेट सीएस लेने के लिए भी मना कर सकता है क्या? क्या चीज सीएस भाई, मैं समझा नहीं। कहा तुम हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी में पहुंच गए अमित भाई? एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, ये सब एग्जाम में आएंगे नहीं, बिना मतलब के टाइम मत वेस्ट करो अपना भी पढ़ पढ़ के। ठीक है, क्या कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लेने भी मना कर सकता है? मैं समझा नहीं भाई। एसर्शन के लिए देखो, आपके कॉन्सेप्ट जब तक बिल्डअप नहीं होंगे, रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन आयुष भाई गलत होंगे, तो उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, उसके बाद बाकी सब चीजें हो जाएंगी। और कोई बच्चा जिसका सवाल रह गया हो, जिसका आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन इग्नोर कर दिया हो जैसा लगता हो, क्योंकि कमेंट काफी तेजी से आ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे रिप्लाई करते करते, तो कोई बच्चा ऐसा है जिसका कमेंट मैंने नहीं पढ़ पाया हूं, तो नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, तो मैं कमेंट ढूंढ लूंगा या दोबारा टाइप कर दीजिएगा। ओके अमित, ठीक है। हाँ, कल क्लास होगी, ये हमारा टॉपिक रह गया तो मैंने सोचा से खत्म करा दीजिए। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने बताया था आपको, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा होता है जिसमें क्या होता है, हमारा सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद और हमारा कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है, उसको मिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं कहूं कि आपको अगर लखनऊ से दिल्ली जाना है और गाड़ी से जाना है, तो आप क्या करोगे? अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराओगे कि नहीं भराओगे सौम्या? यस और नो? आप गाड़ी में पेट्रोल भराओगे, तो अगर आप पेट्रोल भराओगे भारत में, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास प्राइवेट कंपनियां भी हैं, सरकारी भी हैं। तो ये जो क्या है, सोशलिस्ट में क्या है, सरकारी कंपनियां, और कैपिटलिस्ट में क्या है, प्राइवेट कंपनियां। तो भारत हमारा क्या, एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी है, सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की भी है। ठीक है, अच्छा आपने मिक्स्ड इनकम पूछा, मुझे लगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इनकम हमारी नॉर्मल जो इनकम होती है, जो हर प्रकार के आय से मिलकर के बनती है। आपने देखा होगा इनकम के हमारे अलग अलग स्रोत होते हैं। आपने अगर देखा होगा इनकम हमारी कितने प्रकार की होती है, आपने से किसी को कोई बता सकता है हमारी इनकम कितने प्रकार की होती है? कोई बता सकता है? बताइए। देखो, आपने देखा होगा, मान लीजिए मैं आपको ग्रेडअप पे पढ़ा रहा हूं, तो ग्रेडअप पे मुझे कुछ सैलरी मिल रही है, ठीक, हो सकता है मेरा बिजनेस भी हो, मेरी खेती भी हो। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या हुआ, मेरे सभी स्रोतों से, यानी कि जितना भी मेरा प्रोडक्शन है, जितना भी मेरा क्या है, सब कुछ स्रोत है, उससे क्या हो रहा है, जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है उसको सबको हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम कहते हैं। यानी कि एक हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम के तौर पे कहते हैं। ठीक है बेटा, एफआईआई का कुछ एग्जाम्पल नहीं होता, वो तो व्यक्ति होते हैं। हाँ, मना कर सकता है आशीष भाई, मैंने बताया ना, बंगाल सरकार ने क्या दिखाया करा है, बंगाल सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं लेती है, वो तो डिपेंड करता है ना राज्य सरकार के। क्लियर? टिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम ऊपर से लोगों को मजबूत करते हुए नीचे तक आ रहे हैं, हम नीचे तक आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अमीर व्यक्ति है, हमने उसको इतना अमीर कर दिया कि वही लोगों को रोजगार दे रहा है। जैसे भारत में है, आप देखो रिलायंस के हमारे कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो वो क्या कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जबकि काम किसका है, सरकार का है। तो जो ये जो थ्योरी होती है, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में मानी जाती है, यानी कि पूंजीवाद जो देश होते हैं वहां पे मानी जाती है कि ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या कर रहे हैं, हम अमीरों को और अमीर कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे, वो हमारे लोगों की गरीबी को मिटाए। ठीक बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर हम जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको हम जीवीए कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो चलिए सेशन को यहां तक रखते हैं, आप लोगों के सब सारे पुराने डाउट्स निकल करके चले आए हैं। ठीक है, एनआरआई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम रिलेटेड आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, करंट प्राइस का मतलब होता है वर्तमान के जो हमारे दाम होते हैं उसको कहते हैं सौम्या। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, केबीसी में आप जो पैसा जीतेंगे उसको आपका इनकम टैक्स भी कटेगा उस पर, और आपको वेल्थ टैक्स भी देना है नीरू। ठीक है, नहीं मॉर्निंग वाली क्लास का टाइम कहाँ चेंज हुआ है आशीष भाई? क्या प्रश्न आपका बाकी है, हेमराज बताएं। हाँ बिल्कुल, गुड्स का मतलब सामान, आप जो सामान खरीदती है, अपनी लिपस्टिक, बिंदी और ना परफ्यूम खरीदती है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं संगीता। ठीक है, किसी भी वस्तुओं को जो आप खरीदती हैं वो चीज।
और किसका है बताओ हेमराज भाई, क्या प्रश्न है आपका? अपवादी मांग, मैं क्वेश्चन में आपका अपवादी मांग मैं समझा नहीं, क्वेश्चन का मतलब क्या जानना चाह रही है इसके बारे में? पूरा क्वेश्चन का टर्म बता दीजिए आप। जया पूरा क्वेश्चन दोबारा से टाइप कर दीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं आपका। एंजल टैक्स तब तक हेमराज का बता देते हैं। देखो एंजल टैक्स का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी नया स्टार्टअप है उसको कोई भी विदेशी व्यक्ति क्या कर सकता है, निवेश करना चाहता है तो उसके पास एफडीआई का रूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एफडीआई की जो हमने डेफिनेशन देखी थी तो वहां पे क्या था, ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी नई ब्रांच खोल रही है या अपना एक्सपेंशन कर रही है तो सिर्फ उनको अलाउड होता है क्या, एफडीआई लेना। तो स्टार्टअप्स अगर विदेशों से यानी कि फॉरेनर से पैसा निवेश लेना चाहते हैं तो उनके पास क्या होता है ऑप्शन, एंजल का। तो ये इनके फरिश्ते बन करके आते हैं जो कि क्या करते हैं, इनमें निवेश करते हैं। तो इनको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? इनको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। और अगर कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, जो भी स्टार्टअप्स की हमारी क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू है। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते होगे तो आपकी एक वैल्यू होती है बिजनेस की। जैसे मान लीजिए आपने कोई रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट लगाने में आपको 1 करोड़ रुपए लगा या 2 करोड़ रुपए लगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि आपकी बाजार का जो मूल्य है वो 1 करोड़ रुपए है। लेकिन आपने क्या करा, आपने इन्वेस्टर ने आपको क्या किया, 5 करोड़ रुपए दे दिया, यानी कि 4 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा दे दिया आपको मार्केट वैल्यू से। तो इसको जो डिफरेंस होता है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और एंजल ने 5 करोड़ दे दिया है, तो 4 करोड़ रुपए आपका क्या लगेगा, एंजल टैक्स। और कितने प्रतिशत से, 30% की दर से। तो इसको हम कहते हैं एंजल टैक्स कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? क्लियर, और कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? टैक्स हेवन का मतलब वो कंट्रीज होती हैं कि अगर हम बात करें जहां पर क्या होती है, टैक्सों की दरें बहुत कम होती है, यानी कि बिल्कुल निम्न कर होते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग वहां जाकर के व्यापार करें और उनको क्या है, टैक्स में बहुत बड़ी बड़ी छूटें मिलती है। तो ऐसे को हम टैक्स हेवन कहते हैं। ठीक, क्या चीज, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षैतिज और उधारवाद? मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा जय आपका प्रश्न। आपने पहला पॉइंट लिखा है ऊपर की ओर होती है अपवाद। अच्छा, अपस्फीति की तो बात नहीं कर रही हैं आप, अपस्फीति या मुद्रास्फीति की तो बात नहीं कर रही हो आप। मैं आपके ऑप्शन से अब समझ में आ रहा है कि आपने 1 2 3 जो लिखा है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर या फिर उधारवाद। हाँ बिल्कुल अभिषेक, कहीं आप ये तो अपस्फीति की बात तो नहीं कर रही हो क्या, जो ग्राफ की बात कर रही हो क्या? अच्छा, जो मैंने ग्राफ बताया था उसकी बात कर रही हो क्या, इस टाइप का जो ग्राफ बताया था मैंने क्या? तो फिर आप, आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है क्या? आपके पास जो मैंने बताया था, जो आप कह रहे हो, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं। ये आपने एमसीक्यू किया था कहीं पे? जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ये एमसीक्यू किया था या नोट्स में आपने पढ़ा है, क्या है ये? एमसीक्यू किया है। तो एमसीक्यू का मेरे को स्क्रीनशॉट आप भेज दोगे डाउट सेक्शन में? अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप मुझे डाउट सेक्शन में वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो मैं क्वेश्चन आपका समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑप्शन जो आपने लिखे हैं, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट वहां भेज दीजिएगा, तो मैं वहां पे आपको एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, ठीक, तो आई होप बेटा जीएआर होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल होता है, यानी कि कोई भी देश, जैसे जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक वोडाफोन का बहुत ही प्रख्यात एक विवाद हुआ था। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, एयरसेल और मैक्सिस की डील हुई थी 2008-9 के आसपास, जिसको हम लोग 2G घोटाला भी कहते हैं, 2G 3G स्कैम भी कहते हैं। किसी को सुना है, किसी ने उसके बारे में? क्या था, कोई बता सकता है? तो भारत में देखिए क्या होता था कि जो कंपनियां क्या करती थी, वो अपना पैसा, अपने पैसे को क्या करती थी, जो डील करती थी वो दूसरे देश में जाकर के रजिस्टर कर लेती थी, जो कि टैक्स हेवन्स होते थे, ताकि उससे क्या कर सकती थी, वो टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो हमारा है जनरल एंटी अवॉइडेंस, यानी कि आप भारत में किसी भी प्रकार की डील कर रहे हैं, भले ही आप टैक्स हेवन में हैं, तब भी आप पर एक प्रकार का शुल्क लगेगा, इसीलिए हम उसको जीएआर कहते हैं। ठीक है,
आपका क्वेश्चन नहीं बताया है। रंजीता क्या प्रश्न है बेटा आपका? दोबारा से टाइप कर दो प्रश्न, आपका कमेंट मेरे को दिखा नहीं है, आप दोबारा से टाइप कर दो रंजीता। एफपीआई बता दें। अच्छा, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बेटा वो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे किसी भी प्रकार के अलग अलग इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, जैसे कि हमारे बॉन्ड मार्केट हो गए, है ना, शेयर मार्केट हो गया, कोई भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी के माध्यम से, तो उसको हम लोग एफपीआई कहते हैं। बेटा शाम को मेरी बहुत क्लासेस होती है आशीष भाई, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे होती है, तो समय रहता नहीं है दोस्त। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको दिन रात 24 घंटे पढ़ाता रहूं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। जैसे ये 6 बजे से क्लास 7:30 बजे तक रहती है, ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में दोस्त, मैं पढ़ा ही रही हूं। ठीक है, बस ये कह दो कि सर कम कर दीजिए तो वो मैं मान जाऊंगा, कह दीजिए सर सुबह वाली क्लास बंद कर दीजिए, वो अटेंड नहीं कर पा रहे, वो मैं तुरंत मान जाऊंगा, लेकिन शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोस्त समय नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप कि सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कोई बचा? ठीक है, चलिए तो फिर एंड करते हैं, एक छोटा सा सेशन था, इस बहाने हमारे एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए बाय बाय। हाँ, ये डाउट सेक्शन देखते मंडे को रख लिया करेंगे, सही रहता है ये। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं सेशन को, कल मिलते हैं रेगुलर क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।